नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के इतिहास के बारे में। भारत में जीएसटी एक देश एक कर की अवधारणा की शुरुआत कैसे हुई एवं उसके क्रियान्वयन तक की कहानी। बात करते हैं जीएसटी के इतिहास के बारे में। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में जीएसटी को लागू किया गया था। उसके पश्चात कनाडा ने जीएसटी को 1980 के दशक में लागू किया। इसी तरह धीरे धीरे करके 150 से भी ज़्यादा देश जीएसटी को लागू कर चुके थे। इस लिस्ट में भारत भी 1 जुलाई 2017 को शामिल हो गया और विश्व का 161वां देश बना। अब हम बात करते हैं जीएसटी जैसे एक टैक्स का आइडिया कहाँ से आया। एक देश एक टैक्स की बात राजीव गांधी सरकार के दौरान वित्त मंत्री रहे बीपी सिंह ने सबसे पहले यह बात कही थी। उसी सोच पर अलग अलग रूपों में आगे की सरकारें धीरे धीरे आगे बढ़ी, जो आज का वर्तमान जीएसटी स्वरूप सामने आया। लेकिन विडंबना यह रही कि जब भाजपा सत्ता में रही तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया और जब कांग्रेस सत्ता में रही तो बीजेपी ने इसका खुलकर विरोध किया। 1986 में बीपी सिंह वित्त मंत्री भारत सरकार के द्वारा कर सुधार में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, मॉडिफाइड वैट। तो 1986 में मॉडिफाइड वैट नीति लेकर आया गया। उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वैल्यू एडेड टैक्स पर चर्चा शुरू की थी। यह भी एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि तब यह व्यवस्था राज्यों तक ही सीमित रखी गई थी। यह वह दौर था जब भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी। इसी सोच पर आगे चलते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने 1 जनवरी 2000 से राज्यों के बीच बिक्री कर की लड़ाई को समाप्त करने और विभिन्न वस्तुओं के बिक्री करों के लिए एक समान दर रखने का सुझाव दिया। तब राज्य के वित्त मंत्रियों की कमेटी गठित की गई, क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच बहुत सारे विरोधाभास थे और इसके लिए जो कमेटी गठित की गई उसकी अध्यक्षता पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता को सौंपी गई थी। एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विजय केलकर ने 2004 में देश के अर्थव्यवस्था के लिए एक देश एक टैक्स के विचार पर बल दिया। जीएसटी के लिए वर्ष 2004 बहुत अहम रहा। तब एनडीए सरकार के वित्त मंत्री ने देश की मौजूदा टैक्स सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए जीएसटी पर बल दिया। इसके बाद देश में समान टैक्स पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई। लेकिन 2004 में एनडीए की हार के बाद यूपीए सत्ता में आई। मनमोहन सिंह सरकार में पी चिदम्बरम वित्त मंत्री बने। उन्होंने भी इसकी तरफ प्रयास जारी रखा। बाद में 2009 में प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री बने। उन्होंने भी इस प्रयास को जारी रखा। तो कुल मिला के 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे और चिदम्बरम साहब एवं प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार उन्होंने संभाला। वित्त मंत्री रहते हुए 1 अप्रैल 2010 से उन्होंने घोषणा की थी कि जीएसटी को लागू किया जाएगा, लेकिन यह संभव न हो सका। बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक 2011 में विपक्ष का विरोध। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मार्च 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने जीएसटी के लिए लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। उस समय प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे। भाजपा ने इसका पुरजोर विरोध किया था। तो गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त मंत्री रहे सौरभ पटेल ने कहा था कि अगर जीएसटी लागू होता है तो गुजरात को हर साल 14,000 करोड़ का नुकसान होगा। तो यह केंद्र और राज्यों के बीच जो
करों के बंटवारे की लड़ाई जो है वो बनी रही, विरोधाभास बना रहा। फिर 2014 में सत्ता परिवर्तन के साथ कांग्रेस जीएसटी के खिलाफ हो गई। मई 2015 में लोकसभा में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में मोदी सरकार को परेशानी आई। आखिरकार बिल में उन्हें 4 संशोधन करने पड़े। फिर जाकर के कांग्रेस विपक्ष सहमत हो पाई और 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी को अंतिम रूप में लागू किया गया। बात करते हैं भारतीय संविधान में 3 टैक्स लिस्ट जिसका उल्लेख है सेंट्रल लिस्ट, केंद्रीय सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची और कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। उसके बारे में मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट सेल्स, ये सभी का अधिकार केंद्र को है। स्टेट लिस्ट में इंटर स्टेट सेल्स, इंटरटेनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विड इत्यादि आते हैं, जिसका अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है संविधान के अंदर। समवर्ती सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बनाते हैं। अब हम बात करेंगे जीएसटी के लिए संविधान संशोधन जरूरी क्यों था। यह प्रश्न उठता है कि जीएसटी को लाने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसका सीधा जवाब है कि जो शक्तियां केंद्र और राज्य सरकार को दी गई थी संविधान के द्वारा अलग अलग टैक्स लेने के लिए, उसे खत्म करना था। इसके लिए जीएसटी को पहले जीएसटी के संदर्भ में संविधान में संशोधन आवश्यक था, ताकि उसे खत्म करके जीएसटी को कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में लाना था। यह तभी संभव था जब संविधान में संशोधन किया जाता। तो इस तरह 8 सितंबर 2016 को यह संशोधन किया गया। अब हम बात करते हैं जीएसटी आने से व्यावसायिक वर्ग को क्या लाभ हो सकता है। कई टैक्स देने से छुटकारा मिलेगा, दोहरा टैक्स देने से छुटकारा मिलेगा, काफ़ी प्रभावी तरीके से निर्यात लगने वाले टैक्स का निराकरण होगा, एक देश एक बाजार व्यापार बढ़ेगा, सेवाओं और वस्तुओं के भी विवाद बहुत कम होंगे और कई वस्तुओं और सेवाओं का पर जो कर है वो भी घटेगा। बात कर लेते हैं आम जनता यानी उपभोक्ता को संभावित लाभ। फर्स्ट, आसान टैक्स सिस्टम विकसित होगी, कई वस्तुओं और सेवाओं के दाम घटेंगे, संपूर्ण देश में एक ही वस्तुओं और सेवाओं का समान रेट मिलेगा और टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है जीएसटी पर यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कीजिए। Thank you for watching. See you with the next video. Till take care.